स्कोलियोसिस को देख लेते हैं। स्कोलियोसिस हमारे पास स्पाइन की डिफॉर्मिटी होती है जिसमें स्पाइन में लैटरल कर्व बन जाती है। वो कर्व राइट साइड पे भी बन सकती है, लेफ्ट साइड पे भी बन सकती है, मतलब साइड बेंडिंग साइड कर्व को हम स्कोलियोसिस कहते हैं। ये हमारे पास स्कोलियोसिस की इस तरह से प्रेजेंटेशन होती है। अगर हम पेशेंट को एक्सपोज करके उसको पोस्टीरियरली एग्जामिन करें तो इस तरह से स्पाइन उसकी नज़र आ रही होगी, ऑब्वियसली एक लेटरल कर्व मिल रही होगी। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ स्कोलियोसिस। Types of scoliosis. Scoliosis is a condition in which the spine curves or twists sideways at least 10 degree. 10 degree minimum और मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है, 70-80% तक भी जा सकती है, जिसके अकॉर्डिंग फिर हमारा ट्रीटमेंट वेरी कर रहा होता है। अगर तो माइल्ड स्कोलियोसिस होता है उसको हम एक्सरसाइजेस से भी ठीक कर सकते हैं। अगर तो सीवियर स्कोलियोसिस होता है जिसमें जो लंग्स की कैपेसिटी होती है, लंग फंक्शन कंप्रोमाइज्ड हो रहा होता है, तो फिर हम सर्जिकली उसे ट्रीट कर रहे होते हैं। तो स्कोलियोसिस की डेफिनेशन में याद रखना है, ये लेटरल कर्व तो होती है लेकिन एटलीस्ट 10 डिग्री एंगल बन रहा हो। मोस्ट पीपल हैव माइल्ड स्कोलियोसिस बट द शेप कैन वर्सन ओवर टाइम एंड बिकम्स डिसेबलिंग। अब हम देख लेते हैं, अगर थोरैसिक रीजन में हमें ये कर्व मिलेगा तो उसे हम कहेंगे थोरैसिक स्कोलियोसिस। अगर लंबर रीजन में होगा तो ये लंबर स्कोलियोसिस होगा। ये भी हो सकता है कि थोरैसिक और लंबर दोनों स्पाइंस इन्वॉल्व हों तो उसको हम कहेंगे थोरैको लंबर स्कोलियोसिस। जैसे कि ये सेंटर में है, कुछ पार्ट थोरिक का इन्वॉल्व हो रहा है, कुछ पार्ट लंबर का हो रहा है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अपर थोरैसिक और लोअर लंबर इन्वॉल्व हो और हमें दो प्रोमिनेंट सी कर्व्स नज़र आ रही हों, जैसे कि फोर्थ पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है। और लास्ट वन हमारे पास स्ट्रेट हमें स्पाइन नज़र आ रही है। ये हेल्दी स्पाइन होती है जिसमें कोई भी कर्व नहीं है। हेड नॉट फर्दर अगर हम इसको एवेलुएट करें तो हम हेड को देखेंगे तो हेड नॉट सेंटर्ड विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी। शोल्डर्स को देखेंगे तो वो भी अनइवन शोल्डर हाइट्स मिल रही होगी, अनइवन हिप हाइट्स होगी या फिर हिप की पोजीशन होगी, और सेंटर में हमें कर्व भी मिल रहा होगा, लेटरल कर्व। नेक्स्ट इसकी टाइप्स आ जाती हैं। नॉन स्ट्रक्चरल कर्व होती है स्कोलियोसिस की और स्ट्रक्चरल कर्व होती है। नॉन स्ट्रक्चरल कर्व वो कर्व होती है जो कि फ्लेक्सिबल होती है और जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं बाय बेंडिंग टूवर्ड्स दी कन्वेक्स साइड। जहाँ जिस साइड कन्वेक्सिटी होगी उसी साइड हम बेंडिंग करा के उस फ्लेक्सिबल कर्व को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस है इसमें कर्व रिजिड हो चुकी होती है। हम कन्वेक्स साइड पे अगर बेंडिंग भी कराएं तब भी वो ठीक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं या वर्टिब्रल बॉडीज़ हैं उनकी डिफॉर्मेशन डेवलप हो चुकी होगी, उनमें डिफॉर्मिटी डेवलप हो चुकी होगी। अब हम लेबल कैसे करेंगे कि ये राइट साइड स्कोलियोसिस है या फिर लेफ़्ट साइड स्कोलियोसिस है? तो उसके लिए हमेशा याद रखना है जिस साइड पे कन्वेक्सिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग हम कह रहे होते हैं कि राइट स्कोलियोसिस है या लेफ़्ट स्कोलियोसिस है। सपोज़ थोरैसिक में हमें राइट साइड पे लेटरल कर्व मिल रही है, मतलब कन्वेक्सिटी मिल रही है, तो वो हमारे पास राइट थोरैको स्कोलियोसिस होगा। लेकिन अगर हमें यही कर्व लंबर रीजन में लेफ़्ट साइड पे मिल रही है, कन्वेक्सिटी लेफ़्ट साइड पे मिल रही है, तो उसे हम कहेंगे लेफ़्ट लंबर स्कोलियोसिस। तो हमेशा कन्वेक्सिटी के अकॉर्डिंग हम जिस स्कोलियोसिस को नाम दे रहे होते हैं कि ये राइट साइड स्कोलियोसिस है या फिर लेफ़्ट साइड स्कोलियोसिस है। फर्दर हमारे पास स्ट्रक्चरल की टाइप्स आ जाती हैं। स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस जिसमें जो रिजिड कर्व बन चुकी होती है, बेंडिंग पे भी हमें रिजल्ट्स में नहीं मिल रहे होते, बेंडिंग पे भी हम उसको करेक्ट नहीं कर सकते, तो उसमें इडियोपैथिक स्कोलियोसिस है। इडियोपैथिक अननोन काज ही होती है। नेक्स्ट टाइप इसमें आ जाती है कॉन्जेनिटल, जिसे हम ऑस्टियोपैथिक भी कहते हैं, जिसमें बोनी एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी। न्यूरोपैथिक भी हो सकती है और मायोपैथिक भी हो सकती है। न्यूरोपैथिक और मायोपैथिक में मोस्टली मसल डिस्ट्रॉफीज एसोसिएट कर रही होती हैं। ये इस तरह से हमें प्रेजेंटेशन मिलेगी। अगर हम थोरैसिक स्कोलियोसिस की बात करें, क्योंकि थोरैसिक पे हमें पता है हमें रिब केज पे मिल रहा होता है, रिब्स अटैच होती हैं, तो जो रिब्स की अलाइनमेंट होती है वो भी चेंज हो जाती है। यही रीज़न है जिसकी वजह से लंग फंक्शन कंप्रोमाइज़ कर रहा होता है। ये जो राइट साइड पे रिब नज़र आ रही है, इस साइड पे कन्वेक्सिटी जनरेट हुई होगी, इस तरह से इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो चुकी होगी, मिस पोजीशनिंग होगी, मिस अलाइनमेंट होगी। और जो लेफ़्ट साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे
कनकेविटी होगी, कनकेविटी साइड पे भी हमें कॉम्प्रोमाइजेशन मिल रही होती है। अब हम मेजर कैसे करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे, इसके लिए एक स्पेशल डिवाइस यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं स्कोलियोमीटर। स्कोलियोमीट्री इस प्रोसीजर को कहा जाता है जिसमें हम स्कोलियोमीटर यूज़ करके लेटरल कर्व को मेजर कर रहे होते हैं। कि स्कोलियोमीट्री कैसे करते हैं, पेशेंट बेंट ओवर, आर्म्स डैंगलिंग होती हैं, palms pressed together until a curve is observed in the back. The scoliometer is placed on the back and measures the apex, the highest point of the upper back curve. सेकेंड टेस्ट होता है स्कोलियोसिस के लिए एडम्स फॉरवर्ड बेंड टेस्ट। एडम्स फॉरवर्ड बेंड टेस्ट जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें पेशेंट्स के फीट टुगेदर करके अलाइनमेंट करके नॉर्मल उसका डिस्टेंस होगा 2 फीट्स के दरमियान, और फिर हम पेशेंट से कहते हैं कि वो अपने हिप्स पे वेस्ट लेवल पे 90 डिग्री फ्लेक्शन करें। तो हम देख सकते हैं जो नॉर्मल स्पाइन है फर्स्ट पिक्चर, और इस जब नॉर्मल स्पाइन वाला बेंड करेगा तो हमें उसकी प्रेजेंटेशन थर्ड पिक्चर वाली मिलेगी नॉर्मल स्पाइन के साथ जब वो 90 डिग्री बेंड करेगा। जो सेकंड पिक्चर है उसमें स्कोलियोटिक स्पाइन ऑलरेडी है। अब हम कंफर्म करने के लिए ये एडम्स फॉरवर्ड बेंड टेस्ट कर रही है, तो लास्ट पिक्चर इसको रिप्रेजेंट कर रही है जिसमें वो बेंडिंग में जा रहा है। और फर्दर इसमें हम क्या क्या चीज़ें फाइंड देखेंगे, वही शोल्डर्स को देखेंगे। शोल्डर लेवल हमारे पास एसिमेट्री हमें मिलेगी, शोल्डर्स पे हिप्स पे मिल रही होगी, और स्पाइन पे हमें कर्व भी मिल रही होगी। अगर हेड को देखेंगे तो हेड भी सेंटर में नहीं होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जैसे अभी बात की थी स्कोलियोसिस अगर थोरेसिक रीजन में है तो लंग फंक्शन भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहा होता है। तो पल्मोनरी फंक्शन हम कब करेंगे स्कोलियोटिक पेशेंट में, जब कर्व ग्रेटर देन 60 डिग्री होगी। तो ये मोर देन 60 डिग्री कंफर्मेशन होती है कि लंग्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो रही हैं ड्यू टू एबनॉर्मल कर्व्स। रिस्पायरेटरी कंप्लेंट्स भी पेशेंट को हो सकती हैं। ऑफ कोर्स जब इतना ज़्यादा कर्व बन चुका है, 60 डिग्री की कर्व बन चुकी है, तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स भी होंगी। स्कोलियोसिस रिजल्टिंग फ्रॉम अ न्यूरोमस्कुलर काज, या फिर स्कोलियोसिस की रीज़न कोई न्यूरोमस्कुलर काज है तो उसमें भी हम पल्मोनरी फंक्शन चेक कर रहे होते हैं। तब हम देख लेते हैं स्कोलियोसिस का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। एक तो हॉलो ट्रैक्शन हम दे रहे होते हैं जैसे कि इस पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है। इसमें स्पाइनल स्केलेटल ट्रैक्शन दी जाती है और फिक्सेशन डिवाइस दी जाती है। हॉलो ट्रैक्शन डिवाइस अटैच टू द स्कल एंड इज कनेक्टेड टू अ प्लास्टर बॉडी कास्ट बाय अ स्टील फ्रेम। अगर तो कर्व वही लेस देन 20 डिग्री है तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच टेक्निक यूज़ कर रहे होते हैं, उससे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि इनलिए ऑब्जर्वेशन रखनी होती है। अगर कर्व मोर देन 20 डिग्री है तो फिर हम किसी ना किसी ट्रीटमेंट ऑप्शन पे जाते हैं। कर्व्स अगर 20 टू 40 डिग्री तक है तो उसको हम ब्रेसिंग के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, ऑर्थोटिक डिवाइसेस देकर उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर कर्व मोर देन 40 डिग्री है तो फिर हम उसे ब्रेस से कंजर्वेटिव मेथड से ट्रीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होगा सर्जिकल फ्यूजन के लिए जब कर्व मोर देन 40 डिग्री है। ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिसमें हम कह रहे थे कि अगर 20 डिग्री से ज़्यादा है तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। ये इस तरह से एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, जिस साइड पे उसकी कन्वेक्सिटी बनी हुई होगी वो उसी तरफ बेंड करेगा, जैसे कि ये पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सरसाइज है स्कोलियोसिस के लिए, उसमें हम क्रंचेस बताते हैं 10 रेपिटेशंस के 2 सेट्स। सुपरमैन एक्सरसाइज है, 6 सेकंड होल्ड करना होता है इसमें, और ये 10 रेप्स हैं। डेली बेसिस पे उसने करनी होती है ये एक्सरसाइजेस। फिर हमारे पास डबल नी टू चेस्ट आ जाता है जो इसमें हम 30 सेकंड होल्ड कराते हैं। ये 3 रेपिटेशंस उसने करनी होंगी डेली। कैट एंड कैमल एक्सरसाइजेस है, 6 सेकंड होल्ड करना है और 10 रेपिटेशंस है। क्लैप्स इन दी क्वाड्रेप्ट 30 सेकंड इसने होल्ड करना होगा इस पोजीशन को, और 3 रेपिटेशंस करनी है। नेक्स्ट हमारे पास कॉर्नर पेक्टोरल स्ट्रेच आ जाता है। इसे भी वो 30 सेकंड होल्ड करेगा और 3 रेपिटेशंस करेगा, जैसे कि हम देख सकते हैं इस पिक्चर में कॉर्नर के साथ खड़े होकर वो अपने पेक्टोरल मसल को स्ट्रेच कर रहा है। और लास्ट वन इसमें है क्लैप्स इन दी स्टैंडिंग 30 सेकंड, इसमें भी उसने होल्ड करना होगा और मैक्सिमम 3 रेपिटेशंस करनी होंगी। ये हमारे पास वही कैट एंड कैमल एक्सरसाइज हो गई। ये स्क्वाट मेथड है स्कोलियोसिस के लिए। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए स्कोलियोसिस को ठीक कर सकते हैं, और ये एक्सरसाइज डेली बेसिस पे उसने करनी होगी। ये वही पेशेंट की प्रेजेंटेशन हो गई, लेटरल शिफ्ट होगा उसमें।
ये स्कोलियोसिस की ट्रीटमेंट के लिए ब्रेस दी जाती है जिसे मिल्वैकी ब्रेस कहते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिवाइस है मिल्वैकी ब्रेस।